ऐसे करके सबसे राय मुस्कुरा लेकर के बातचीत करते हुए थोपने का काम मत करना। तो जनता आगे बढ़ गई है, पीछे हो गए भैया, नेता तो बहुत पीछे हो गया है। यूपी में नेताओं के बयान सियासी सुर्खियां बन रहे हैं। यूपी बीजेपी में क्या सब कुछ ऑल इज वेल है या नहीं, लेकिन कोई उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा। उत्तराखंड में भी मंचों से ऐसे ऐसे बयान कार्य समिति की बैठक के दौरान दिए गए जो सियासी सुर्खियां बन रहे हैं, या ये कहें कि यूपी की सियासत में वो शोर थम गया, लेकिन बयान गजब के हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अब थोपने का काम मत करना। थोपने का काम मत करना तीरथ सिंह रावत कह रहे हैं। किसे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं और किसने थोपा? उपचुनाव में क्या प्रत्याशी को थोपा गया था? विजय बोगड़ा दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री उपचुनाव में हार को लेकर कहते हैं पहाड़ में झटके, छोटे झटके आते रहते हैं, लेकिन इन झटकों ने हिला दिया बीजेपी को। अब केदारनाथ हल्के में मत लेना, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बोगड़ा सलाह दे रहे हैं। केदारनाथ में प्रत्याशी सोच समझकर चयन करना, क्योंकि अगर केदारनाथ हार गए तो फिर बड़ी दिक्कत होगी। केदारनाथ जीतने के बाद बोगड़ा कह रहे हैं अब अगला कार्यक्रम होगा, मतलब कि सलाह दे रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अपने अंदाज में। मैंने तभी कहा कि यूपी के सियासी शोर में उत्तराखंड के दिग्गजों के बयान गुम हो गए, मगर बयान यहां भी गजब के दिए गए। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उत्तराखंड की सियासत के बड़े चेहरे हैं। मंच से बीजेपी के नेताओं को जब कह रहे थे, तमाम दिग्गज नेता उस कार्य समिति की बैठक में मौजूद थे। पहले आपको यह रिपोर्ट दिखा रहे हैं और फिर उसके बाद इस बयान के मायने क्या हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले जरा एक एक करके तीरथ और विजय बोगड़ा दोनों के बयान इस रिपोर्ट में है, वो देखिए। ऐसे करके सबसे राय मुस्कुरा लेकर के बातचीत करते हुए थोपने का काम मत करना। अब तो जनता आगे बढ़ गई है, पीछे हो गए भैया, नेता तो बहुत पीछे हो गया है। उत्तराखंड बीजेपी में कोई पहला अवसर नहीं है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपने ही संगठन के द्वारा लिए गए फैसले पर सवाल खड़े किए हों, बल्कि इससे पहले भी ये होता आया है, लेकिन बीजेपी इसे हमेशा नकार देती थी। लेकिन इस बार जनता ने उपचुनाव में जो सबक भाजपा को सिखाया है, उसे लेकर अब बीजेपी के दिग्गज नेता भी खुले मन से, खुले मंच से अपने संगठन को सलाह दे रहे हैं, पर उनकी सलाह जमकर वायरल हो रही है। सुनिए उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कार्यकर्ताओं को जो संबोधन दिया है, वो किस बात की ओर इशारा कर रहा है। ऐसे करके सबसे राय मुस्कुरा लेकर के बातचीत करते हुए थोपने का काम मत करना। अब तो जनता आगे बढ़ गई है, पीछे हो गए भैया, नेता तो बहुत पीछे हो गया है। सब कुछ जानता है, जनता आगे बढ़ गई है, फिर उसके साथ साथ कार्यकर्ता चल रहा है, मेहनत कर रहा है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना, नेता आधारित नहीं, कार्यकर्ता आधारित। ये हम जो बैठे हैं, ये कोई नेता नहीं, बड़ा आदमी नहीं, गायक को आज तू है तो कल मैं हूँ, आज मैं
सुंदर, अब बहुत उसके सुंदर। पीछे वाला यहाँ बैठ गया, यहाँ वाला यहाँ पीछे बैठ गया, तो पता नहीं। बहुत अच्छे, कहीं भी बैठो, बहुत ये जमीन मत छोड़ो। एक बार का मत भूलो, जमीन मत छोड़ो, जमीन ये है। ये है। जय श्री राम, जय श्री राम। हम किसी के आधार पे कहीं 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 हो रही हो। तो क्या कार्यकर्ताओं के ऊपर निर्णय को थोपने का काम संगठन के द्वारा किया जा रहा है, जो भाजपा की नीति के विपरीत है? पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का वायरल हो रहा बयान इशारा कर रहा है कि उपचुनाव में जो कैंडिडेट पार्टी ने मैदान में उतारे थे वो पार्टी के बीच के नहीं थे। कार्यकर्ता उन्हें पसंद नहीं करते थे और यही वजह है कि पार्टी को उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा। बात यहीं खत्म नहीं होती है। अब सुनिए सूबे के एक और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने जब मंच संभाला तो उन्होंने इशारों में समझा दिया कि बद्रीनाथ और मंगलौर की हार भूकंप की झटके की तरह है, जिसने बीजेपी को हिला दिया और अब केदारनाथ को लेकर बीजेपी को सीरियस होना होगा। और हकीकत की बात यह है कि 100% कार्य नहीं किया हमने, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट थे कि जीत गए। कोई हमें बड़े खुश हो गए। 2 चुनाव में हरिद्वार को गजब कर दिया, विदाउट वही पाए नहीं, बद्रीनाथ हार गए। तो क्या हुआ भाई, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता क्रिकेट का और जिम्बाब्वे से पहला मैच हार गए। और उसके बाद क्या हुआ कि 4 मैचों में जिम्बाब्वे की जो है वो खटिया खड़ी कर दी। और ये हार का इलाका है धामी जी, छोटे मोटे झटके भूकंप तो आते रहते हैं, लेकिन हिमालय हिलता नहीं है, जीवन बदलता नहीं है। छोटे से झटके ने सबको हिला दिया है। और अरे अपना जिंदाबाद करो और सुन लीजिए, अगला कार्यक्रम होगा केदारनाथ चुनाव जीतने के बाद। कठिन चुनाव है, आसान मत समझना। और केदारनाथ से कौन जुड़ा है? मोदी जी जुड़े हैं। केदारनाथ से कौन जुड़ा है? देश की आस्था जुड़ी है। एक अयोध्या की सीट जीत गए और वो उस नेता को हर जगह घुमा रहे हैं, पूरे भारत में घुमा रहे हैं। और राहुल गांधी इसको बगल में बैठा है अपने, पता नहीं राहुल जी उसका नाम भी जानते कि नहीं जानते, लेकिन बगल में बैठा है। केदारनाथ की सीट जो हमारा व्यक्ति जीतेगा वो देश भर में जाके बताएगा, उसकी छवि बन जाएगी। और मैं हर व्यक्ति से अनुरोध करूंगा, पार्टी से अनुरोध करूंगा कि बड़ा सोच समझ के उम्मीदवार तय कीजिएगा, बहुत सोच समझ करके लोगों का संचालन दीजिएगा और हर पोलिंग बूथ को युद्ध के तरह लड़ना, तब जाकर के हम अपना बद्रीनाथ का सम्मान वापस लाएंगे। हम सब आपके साथ हैं धामी जी, 3 वर्ष नहीं, आप 4 वर्ष आएंगे, आप प्रधान, आप मुख्यमंत्री रहेंगे। आप अपनी चिंता नहीं करो, आपकी चिंता हम लोग। अपनी चिंता मत करो, बद्रीनाथ का सम्मान, यानी पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सम्मान तो गया है बद्रीनाथ की हार से। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान हैं वो तीनों आपकी स्क्रीन पर हैं। डॉक्टर बसीन हमारे साथ हैं, बीजेपी के सबसे अनुभवी चेहरों में से एक, राज्य मंत्री भी हैं। आशीष नोटियाल हैं, कांग्रेस के युवा चेहरे हैं। जय सिंह रावत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और उत्तराखंड की सियासत को बहुत करीब से जानते हैं। बसीन साहब, मतलब बहुगुणा जी ने तो महफिल लूट ली, बहुगुणा जी ने अपने बयानों से तो महफिल लूटी, तीरथ ने भी लूट ली, तीरथ जी ने। मेरी दिलचस्पी यह नहीं है कि उनके बयान के मायने क्या है, मेरी दिलचस्पी पहले यह आती है कि वो जो आपके कर्मठ कार्यकर्ता, देवतुल्य जिसे आप कहते हैं, यही बोलते हैं ना बसीन सर, देवतुल्य, उन देवतुल्य कार्यकर्ताओं के बीच में जब यह संबोधन हो रहा था तब आपके वो 2 देवतुल्य कार्यकर्ता वहां पे थे, एक राजेंद्र भंडारी और दूसरे भड़ाना जी। आप तो उस बैठक में मौजूद होंगे ना सर, थे कि नहीं ये दोनों? ये लोग मौजूद नहीं, बसीन जी ये लोग मौजूद नहीं थे। नहीं थे मौजूद।
मौजूद रहना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, लेकिन एक बात, ये तीरथ जो बोल रहे हैं, तीरथ जी, अब तो थोपने का काम बंद करना होगा, सही कह रहे हैं ना? तिलक जी, हर बात का एक तरीका होता है। वो तरीका तीरथ जी ने अपने तरीके से कहा, लेकिन अगर आप दोनों हमारे नेताओं के भाषण को देखेंगे तो कुल मिलाकर के ये ऐसी कोई बहुत बात नहीं कर रहे हैं जो कि पार्टी की लाइन से अलग है। तो नहीं, पार्टी की लाइन से मैंने कब कहा अलग है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि थोपने का काम बंद करना होगा, मतलब थोपा गया, अब तो इस बात को स्वीकार करना होगा। ये उनका कहना है। हाँ। तो मैं ये जो बात कहना चाह रहा हूँ, मेरा निवेदन ये था कि पार्टी की अपनी जो कार्य पद्धति है उसको विचार विमर्श करने के बाद ही जो है कोई निर्णय लेते हैं। ठीक है, अब बद्रीनाथ का चुनाव हार गए, लेकिन पिछली बार भी हारे थे, पिछली बार इनके कांग्रेस के कैंडिडेट यही थे, भंडारी जीत गए थे, तो हमारा तो वहां नुकसान नहीं हुआ। नहीं, तो फिर ये किसको कह रहे थे कि अब थोपने का काम, अगर नुकसान नहीं हुआ तो बोगड़ा जी ये बात क्यों कहते कि बद्रीनाथ का सम्मान वापस लेना है? वो तो यही कह रहे हैं ना कि केदारनाथ जीत के हमें बद्रीनाथ का सम्मान वापस लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि सम्मान तो गया नहीं, सम्मान कहीं नहीं गया। तो फिर बोगड़ा जी ये बात कह रहे हैं सर? देखिए, हर एक व्यक्ति का अपना तरीका होता है। अच्छा। तो मैं तो निवेदन पहले ये करना चाहता हूँ, अगर आप इन दोनों विधानसभा चुनाव के परिणाम का विश्लेषण करेंगे तो बद्रीनाथ तो हमारे पास पहले भी नहीं था और हम फिर हारे इसके ऊपर, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा हम इसकी समीक्षा करेंगे, इसमें कोई बुराई की बात भी नहीं है सर। अब तो थोपने का काम ना करे, इसका मतलब क्या है, मैं तो इतना जानना चाह रहा हूँ सर। देखिए, थोपने की जहाँ तक बात है, मैंने का तरीका उनके बात कहने का है, अपना तरीका होता है, क्योंकि जहाँ तक पार्टी की रीति नीति है, थोपना नहीं होता हमारे यहाँ, एक विचार विमर्श के बाद निर्णय होता है। सर, निर्णय के बाद अगर जो व्यक्ति पूर्व मुख्यमंत्री रहा हो और उससे ज्यादा वो प्रदेश संगठन का मुखिया रहा हो, प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में, क्या वो संगठन के कामकाज को नहीं जानता होगा जिसने खुद संगठन चलाया हो? मैंने कहा ना आपसे तिलक जी कि हर एक व्यक्ति का अपना बात करने का तरीका होता है। आपने देखा किस प्रकार से हमारे तीरथ जी बोलते हैं, भगवान जी का तरीका उससे अलग था, अन्य हमारे तरीके अलग थे। तीरथ जी को तो कभी देखा नहीं सर कि इस तरह से उन्होंने अपनी, हाँ ठीक है, फटी जींस को लेकर अलग चर्चा हो सकती है, लेकिन उनका ये बयान जो है बहुत सीरियसली है। अगर आप लोग लेना चाहे ठीक है, नहीं तो वो जो सलाह दे रहे थे कोई बात नहीं। जयसिंह रावत जी, फिर आशीष जी आपके पास आऊंगा। बसीर सर पार्टी लाइन से अलग नहीं जाएंगे तो मुझे मालूम था, अब तक नहीं गए तो बसीर सर बाद में क्यों जाएंगे? लेकिन जैसा जरा समझाइए, जो तीरथ जी बात कह रहे हैं कि भाई थोपना कम मतलब थोपने का काम ना करें, और बोगड़ा जी कह रहे हैं कि ऐसे पहाड़ में छोटे झटके आते हैं लेकिन केदारनाथ जीतना जरूरी है। देखिए, इसके दो पक्ष हैं। एक तो उन्होंने बिल्कुल जस्टिफाई बात कही कि ऊपर से मत थोपो, और जो ये थोपने वाली बात है उत्तराखंड भुगत रहा है, और उन दोनों को थोपा गया था। कांग्रेस के जमाने विजय बोगड़ा जी को थोपा गया और इनको बीजेपी के जमाने इनको भी थोपा गया, और वो थोपने की वजह से आज ये है कि 24 साल में 13वें बार यहाँ पर मुख्यमंत्री वो ले चुके हैं सब। इतनी राजनीतिक अस्थिरता इसलिए तो आती है, ऊपर से थोपते हैं, और बाद में जो स्वाभाविक रूप से चुने गए लोग होते हैं वो अपना नेता नहीं चुनते, नेता ऊपर से थोपा जाता है। तो एक कारण तो ये है, ये तो बिल्कुल बंद होना चाहिए। यहाँ का केवल एक पार्टी का नहीं, यहाँ का जो राजनीतिक चरित्र है उसको बदलना चाहिए, एक बात ये। दूसरी बात इन्होंने जो कही है, जो बद्रीनाथ को लेकर, उसको लेकर, देखिए प्रोफेसर साहब, मैं अपनी पार्टी के वकील है, उनको डिफेंड करना है, बिल्कुल, लेकिन करना ही है, हर को होता, कोई भी होगा अपनी पार्टी को डिफेंड करेगा, प्रवक्ता का काम ही वही होता है, वकील का काम ही यही होता है कि अपने वकील को डिफेंड करे, चाहे वो उसका नैतिक कर्तव्य होता है, ये इनका भी है। लेकिन ये इस समय जो झटके लगे हैं, दो चीजें, रूलिंग पार्टी का हारना, ठीक है, कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस ले गई, लेकिन रूलिंग पार्टी से लोग उपचुनाव में जुड़ना चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तो विकास की धारा से जुड़ना चाहते हैं, अलग क्यों होना चाहेंगे? यही बोला गया था बद्रीनाथ में, बोला गया था, मुख्यमंत्री जी ने बोला, सबने बोला, जो भी गए कि आपको अब ज्यादा विकास होगा क्योंकि आप मुख्य धारा से जुड़े, रूलिंग पार्टी रहे हैं, आपको यानी ये दोनों जो बड़े चेहरे हैं संकेत दे रहे हैं ना कि भाई आपने गलत कैंडिडेट चुना और पहाड़ में झटके लगे और अब केदारनाथ को लेकर सुधर जाओ। देखिए, बद्रीनाथ में तो आपने उनसे छुड़वाई
पार्टी छुड़वाए तो वहां आपने देना ही था। हाँ। लेकिन हरिद्वार में देखो, अरे अपने कार्यकर्ता थे, बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत करते हैं हरिद्वार में करते हैं, और उनको हारना ही तो था। ठीक। अरे वो आपको आशीष जी, आते थे, नीचे गिराते हैं। और जो राजनीति वहां पर हुई है हरियाणा की, मतलब भड़ाना जैसा आदमी उनको चुना, जो आपके ट्रस्टेड लोग थे, उनको टिकट देने के नहीं, मैंने बसीन सर से पूछा वही बात कि वहां पे वो मौजूद थे जब ये बातें हो रही, तो उन्होंने कहा दोनों नहीं थे, ना भंडारी जी थे ना भड़ाना जी थे। खैर आशीष जी, हाँ जी भाई, आज तो बहुत खुश होंगे आप कि देखिए है बिल्कुल बवाल हो रहा है, बीजेपी के नेता खुले मंच से बोल रहे हैं। आपके यहाँ तो खैर इस मामले में तो खुला लोकतंत्र है, अब लेकिन इसको किस नजरिए से देखा जाए जो तीरथ सिंह रावत का बयान और बहुगुणा जी का बयान है? देखिए, तीरथ सिंह रावत जी और बहुगुणा जी ने लगता है जैसे कार्यकर्ताओं की मन की बात बोल दी। जब वो बोल रहे थे तो एकदम कार्यकर्ता बड़े जोश के साथ चिल्ला रहे थे, तो एकदम सच्चाई है। अगर आप अपने बन बनाए घर में किसी बाहर के व्यक्ति को लाते हैं तो दिक्कत तो जरूर होगी, और वही इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ। इन्होंने जिस तरह ये लोग चाहते हैं कि हम एक माहौल बनाए, जब चुनाव का समय आता है ये भी आ गया, ये भी आ गया, देखो सामने वाली पार्टी तो खाली हो गई, तो ये जो माहौल बनाने की जो सोच रहे थे वो माहौल उल्टा के ऊपर पड़ गया। आज स्थिति ये हो गई कि आप देखें, उपचुनाव को अगर सत्ताधारी पार्टी को हारना पड़ गया है तो स्थिति तो खराब है अपने आप में। तो और जनता तो देखो पहचान चुकी है। तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी आ रही है। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? सब बढ़िया, सब अच्छे हैं। त्रिवेंद्र जी, मैं एक सवाल का जवाब आपसे चाह रहा था। आपकी कार्य समिति की बैठक हुई, बहुत शानदार, और कई नेताओं के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। आपके सहयोगी तीरथ सिंह रावत जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि आदेशों को थोपा ना जाए, अब थोपने का काम ना करें। आप उस वक्त मंच पे थे और खूब ठहाके लग रहे थे। वो क्या उपचुनाव की हार को लेकर अपनी बात रख रहे थे? नहीं, जनरल बातें। हम पार्टी संगठन में हमारी एक परंपरा है कि हम जब कोई भी निर्णय लेते हैं तो सबसे पूछताछ कर लेते हैं। तीरथ सिंह जी बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, बिल्कुल, वो लंबे समय तक पूर्णकालिक रहे हैं, और विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा सभी जगह वो पार्टी की तरफ से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, संसद में भी रहे हैं। तो उन्होंने एक सैद्धांतिक बात कार्यकर्ताओं के बीच में कही है जी। मैं समझता हूँ उसको उसी सकारात्मक रूप से लेना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ संगठन एक तरह से एक इंस्टीट्यूशन होता है। बिल्कुल, उस तरह की बातें हम लोग करते हैं अपने। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप त्रिवेंद्र जी, क्योंकि आप भी खुद संगठन के चेहरे रहे और संगठन से अपने आप को आपने, और दूसरी तरफ तीरथ सिंह रावत खुद प्रदेश के मुखिया रहे संगठन के, तो वो ये प्रक्रिया तो सब जानते हैं। अब वो ये बात कह रहे हैं कि थोपने का काम ना करे, तो कहीं ना कहीं उपचुनाव में जिस तरह से नतीजे आए उसको लेकर देखिए, अभी पार्टी संगठन के चुनाव होने हैं पूरे प्रदेश, लेवल से लेकर मंडल, जिला, प्रदेश और देश के संगठन के चुनाव होने हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बात कही कि हम जो भी संगठन में जो भी दायित्व देते हैं तो वो सबसे पूछताछ कर ही होना चाहिए। लेकिन बहुगुणा जी कह रहे थे कि पहाड़ में झटके आते रहते हैं और इस बार केदारनाथ जीतना बहुत जरूरी है वरना दिक्कत हो जाएगी। देखिए, वो इतने सीनियर आदमी है तो वो हम लोगों को सचेत करते हैं, कार्यकर्ताओं को सचेत करते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो मंगलोर में सावधानी, सतर्क रहना चाहिए। मंगलोर और बद्रीनाथ में सावधानी हटी थी ना सर? देखिए, बंगलोर में सावधानी, अच्छी सावधानी रही तो हम लोग जीत के निकट पहुंच गए। बीएसपी हार गई, और हम बीएसपी को पीछे छोड़कर जो वहां विधायक थे, 450 वोट से हम पीछे रह गए। नहीं, वो तो आपकी मेहनत भी थी ना उसमें। हाँ ठीक है, मेहनत तो लगती है छोटा, लेकिन अगर पैराशूट कैंडिडेट ना होता तो फिर जीत सकते थे आप। अब देखिए क्या है, मैं वहां पर 21,000 वोट लाया लोकसभा में, वो 31,000 वोट लाए। पिछली बार हम 2022 में 18,000 वोट लाए वहां पर, अब हम 31,000 वोट लाए हैं।
तो ये तो खाली नेताओं का रहता है, जो लोग विपक्ष के लोग हैं उस तरह की बातें करते हैं। मैं समझता हूँ कि पब्लिक ने एक्सेप्ट किया है। और बद्रीनाथ में? बद्रीनाथ हमारी सीट थी ही नहीं। लेकिन प्रत्याशी तो आप ही का था ना सर? वो ठीक है, लेकिन पहले भी हारे हम वहां पर। लेकिन उन्होंने तो विधायकी आप ही की वजह से कुर्बान की। 2022 में भी हम वहां पर चुनाव हारे। अब जनता ने स्वीकार नहीं किया, ये कहना चाहिए। देखो, सत्य को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो आपको क्या लगता है जनता ने बीजेपी को स्वीकार, जनता ने बीजेपी को स्वीकार नहीं किया प्रत्याशी को? जनता को जैसा उचित लगा वैसा उन्होंने किया और हम उसको स्वीकार करते हैं, जनता के निर्णय को स्वीकार करते हैं। उत्तराखंड में आप उन चेहरों में से जाने जाते हैं जो डायरेक्ट सीधी बात बोलने वालों में से होते हैं। मैं इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि प्रत्याशी को जनता ने नकारा या बीजेपी को? नहीं, देखिए भाई, ऐसा नहीं है। अल्टीमेट निर्णय तो जनता करती है ना। तो आप मानते हैं ना, दल बदल वाली जो सियासत थी उसको नकारा है जनता ने? बिल्कुल, मतलब जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया है। मैं नकारा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जनता ने स्वीकार नहीं किया। जनता को लगा कि हाँ, हमको यहाँ से कांग्रेस को ही जिताना चाहिए। जनता का मूड है तो। अच्छा त्रिवेंद्र जी, अब जो अलार्म केदारनाथ को लेकर विजय बोगड़ा जी बजा रहे हैं, मतलब मामला थोड़ा सीरियस है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम हमारी वो आंतरिक बैठक है, हम कार्यकर्ताओं को सचेत रखते हैं। तो अंदर की बैठकों में हम खुल के बात करते हैं। ये तो आंतरिक लोकतंत्र है कि कोई बात है। जो सीनियर लोग हैं, फिर उसमें हमको जो जिनके हाथों में संगठन है, जो लोग सरकार चला रहे हैं, उनको सचेत करते रहते हैं कि भाई सावधान रहिए, सावधान जागते रहो। बोगड़ा जी इतने सीनियर लीडर हैं, उन्होंने सबको सावधान किया है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप भी पूर्व मुख्यमंत्री है, वो भी, और आप दोनों मिजाज जानते हैं उत्तराखंड की सियासत का बहुत करीब से। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे साथ थे, पूर्व मुख्यमंत्री, मौजूदा सांसद हरिद्वार से। उनका कहना यह है कि हाँ, जनता ने नकारा। और जल्दी से आशीष जी, पहले आपका कमेंट, फिर बसीन सर और फिर जय सर आपके पास आ रहा हूं। देखिए, एक और दिग्गज कह रहे कि हाँ नकारा, इस बात को स्वीकार करने में दिक्कत क्या है? आशीष नोटियाल, अब केदारनाथ की बारी। तिलक भाई, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि बद्रीनाथ तो हमारा कभी था ही नहीं। तो था तो इनका पूरा देश ही नहीं था। उसके बाद भी देश में ही राज कर रहे हैं और राज्य उत्तराखंड में भी राज कर रहे हैं। तो ये बात, जब हार गए तो क्या कहते हैं, वो अंगूर खट्टे हैं, जब अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं वाली कहावत है। बाकी पूरा जान लगाई और मंगलौर तक में तो बंदूकें भी चलाई, बंदूक चलाई, डंडे चलाए, दंगे करे। वसीम साहब देख रहे हैं ना, ये बोगड़ा जी यही समझा रहे थे। कह रहे अयोध्या जीतने के बाद इनका टेम्पो हाई हुआ और फिर उसके बाद बद्रीनाथ अलग से जीत गए और झटके लगे भूकंप के, और अब देखिए पूरे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस। वसीम साहब जल्दी से जैसी आपके पास भारतीय जनता पार्टी धर्म विरोधी हो गई है। आप देखिए शंकराचार्य को गाली देने का काम कर रहे हैं, इतने बदतमीजी कर रहे हैं, शंकराचार्य का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। फैजाबाद की सीट हारे, बीजेपी के जो सबसे बड़े नेता है पूरे देश में दान कर रहे हैं। तो कांग्रेस से झूठ बोलती है और ये नैरेटिव उसके बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन जनता का ये जो फैसला है, हमने पहले भी बयानों में कहा कि जो लोकतंत्र में जनता के आदेश को मानते हैं, और कांग्रेस की हालत ये रहती है, हार जाती है तो कभी ईवीएम को दोष दे देती है। नहीं, अब तो केदारनाथ ये मुद्दा वो सुनने में, हरिद्वार से केदारनाथ तक पैदल परेड यात्रा निकालने की तैयारी में कांग्रेसी, वो धाम और मंदिर वाले मामले पर कांग्रेस वहाँ पर जो है केदारनाथ में सब मामला समाप्त हो गया, उसमें कोई पर कोई इश्यू नहीं रह गया। नवासी का जो बात कहते हैं वो भी अपने आप सर, आपने थाली में परोस के मुद्दा दे दिया और उन्होंने लपक लिया। कल तक आप ये काम करते थे, आप वो कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से हस्तक्षेप किया और सर्वसम्मति से बात समाप्त हो गई। नहीं तो विजय बोगड़ा जी ये बात क्यों कह रहे हैं कि केदारनाथ जीतना बहुत जरूरी है? विजय बोगड़ा जी ने तो ये भी कहा कि जिम्बाब्वे से हमारे जो मेन वर्ल्ड जीतने वाली टीम जो है, पहला मैच जिम्बाब्वे से हारी और उसका पांचों मैच हम जीते हैं। उन्होंने ये भी कहा था। यहाँ जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया की टीम का विषय नहीं है। नहीं, वो जो कहा, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। बोगड़ा जी ने कहा, उन्होंने उदाहरण दिया। ये सब सुपर ओवर था, ये सुपर ओवर खेलने में आप नाकाम रहे, इस बात को तो स्वीकारिए ना। जय सिंह रावत जी, वो जो बात बोगड़ा जी कह रहे हैं मैं उसी पर टिका हूं, केदारनाथ वाली बात। और कांग्रेस देखिए पूरे फुल फॉर्म में है कि केदारनाथ भी लेंगे इनसे। हाँ, देखिए बद्रीनाथ की जीत से कांग्रेस को संजीवनी मिली है, निश्चित रूप से हुआ। उसके बाद इनके जो कार्यकर्ता जो लोकसभा चुनाव की हार की वजह से डिमोरलाइज थे,
उनमें थोड़ा जान आई, उनको उनके हौसले बढ़े। दूसरी बात यह है कि केदारनाथ का मामला अभी भी सीरियस बना हुआ है। भले ही अब ये है कि पैचअप करने की कोशिश की, करनी भी चाहिए इनको, वो धाम वाली बात थी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने खुद बोला था कि ये धाम है, धाम के नाम पे आप प्रचारित कर रहे थे। मंदिर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, मंदिर बना रहे, विशाल मंदिर बनाइए, लेकिन उसको कहना ये धाम है, केदारनाथ धाम है, इस वजह से कंट्रोवर्सी हुई थी। तो अगर ये सॉल्व नहीं होता, ये बात नहीं होती है, तो बीजेपी के लिए वास्तव में बड़ा सीरियस मामला। तो मतलब ये कांग्रेस मुद्दा बनाए रखेगी? कांग्रेस राजनीतिक दल है, उनको चाहिए ना कोई मुद्दा चाहिए। बस सर जवाब देंगे जरा जय सिंह की बात का, जो बात जय जी कह रहे हैं? जय सिंह जी जो बात कह रहे हो ठीक कह रहे हैं। हाँ। तो माननीय मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद मामला नहीं, वो कह रहे मुख्यमंत्री जी ने वहां पे बोला था कि धाम है। नहीं, वहां नहीं बोला था, केदारनाथ केवल एक धाम है। मुख्यमंत्री जी का बयान ये है कि केदारनाथ दुनिया में केवल एक ही धाम है। जय सिंह जी कह रहे हैं, उन्होंने कहा वहां पर, बोला जय सर उनका भाषण है वहाँ पर कि ये धाम है, ये होगा तो होगा सब। देखिए धाम एक सामान्य प्रक्रिया में कह दिया होगा, लेकिन जो बाद में मुख्यमंत्री जी का बयान आया है और जिसको सबने स्वीकार किया, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केदारनाथ जी का एक ही धाम है, वो अपना उत्तराखंड का है, बाकी मंदिर हो सकते हैं। इस बात को कमेटी है दिल्ली वाली, उसने स्वीकार किया, उसने हम नाम बदलते हैं और हमारे तीर्थ पुरोहित नहीं, आपने तो मौका दे दिया ना। अब आप कहोगे आशीष जी इस मुद्दे पर आके और मुंह बंद करके बैठ जाएं, तो वो भी नहीं करेंगे, वो विपक्ष में है भाई, राजनीति तो करेंगे। तिलक जी हमने कार्य समिति में ये भी तय किया है कि कांग्रेस के झूठे नैरेटिव है, उनका हम जनता के सामने पर्दाफाश करेंगे। ना देखिए ना, ये थोड़ा सा मेरा इस पे मामला थोड़ा अलग है। आपके पास कुल मिलाकर आंकड़ा इधर उधर हो सकता है, जैसर करेक्ट कर दीजिएगा, आप कहते हो कि देवतुल्य 17 करोड़ के आसपास कार्यकर्ता है जी, ठीक। आप इनको सिर्फ 3 से जोड़ दीजिए, थोड़ा गणित में कमजोर हूं, 51 करोड़ के आसपास हो गया मामला। जी 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 ठीक सर, आप एक व्यक्ति को ड्यूटी लगाते कि 3 को समझाना है कि ये जो जितना सब कुछ बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ 3 को। और दुनिया के सबसे बड़ा संगठन आपका, आप कह रहे हो कि इन्होंने झूठ फैला दिया। नहीं, पहली बात तो ये है कि जहां मैंने जैसर गलत तो नहीं कहा ना कि भाई आप अपने 3 कार्यकर्ताओं को बोलते हैं, 3 लोगों को समझाओ और पूरा हो जाता है 51 करोड़, तो यही हो जाता है हिसाब किताब, और इनके झूठ का पंचर हो जाता मामला। तिलक जी जो आप कह रहे हैं मैं उससे इनकार इसलिए नहीं कर रहा कि यहीं पर एक कमी जो महसूस की गई है, हाँ। कि हमारे कार्यकर्ता ने उसका प्रत्युत्तर प्रॉपर नहीं दिया, अब हमको देना है। वही तो तीरथ जी कह रहे हैं कि आपने थोप दिया मामला। आशीष नोटियाल जी ये कह रहे हैं कि केदारनाथ के मामले पर सिर्फ सियासत कर रहे हैं आप, और ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला है शायद, अगर मैं गलत नहीं तो आशा नोटियाल भी वहां पर केदारनाथ में, और कांग्रेस की तरफ से शायद मनोज रावत का मामला कुछ ऐसा भी है ना, कुछ भी आ सकता है। लेकिन देखें जब केदारनाथ का उपचुनाव होगा तो जनता जरूर 230 किलो सोने का हिसाब इनसे मांगेगी, और जनता ये हिसाब भी मांगेगी केदारनाथ धाम को जो आप वहां बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसका व्यवसायीकरण करने की कोशिश कर रहे थे, उसका जवाब भी जनता इनसे मांगेगी। ये मंदिर है, कोई फ्रेंचाइजी नहीं है जो आप जहां मर्जी जाकर खोल दें। और जब शंकराचार्य से विरोध कर रहे हैं तो इनके ही नेता जो इनके कार्यकर्ता है उल्टा सीधा शंकराचार्य का अपमान करने का काम कर रहे हैं। शंकराचार्य का अपमान मतलब हिंदुत्व का विरोध, आप हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं। अगर आप शंकराचार्य का अपमान कर रहे हैं तो बहुत बड़ी मजाक कर रहे हैं, आप मजाक आप कर रहे हैं शंकराचार्य का अपमान। मैं कमेंट के साथ छोड़ के जा रहा हूं, वक्त की इजाजत नहीं दे रहे। जैसर बड़ा दिलचस्प कमेंट आया, बोले जिन्होंने मंच से खड़े होकर कहा कि केदारनाथ जीतना बहुत जरूरी है, उनका वहां पे प्रचार के लिए जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपदा घोटाले के जख्म आज भी ताजा हैं। अब सोचिए, मतलब आसान नहीं है जो बात बोगना जी खुद कह रहे हैं, कह रहे हैं कि बोगना जी को प्रचार के लिए भेजो, और केदारनाथ घोटाले का आरोप आप ही ने लगाया और वो कह रहे हैं कि उन्हीं को भेजिए प्रचार के लिए केदारनाथ। खैर ये सियासत है। बसीन सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष जी आपका भी, जयसर आपका भी। तो ये दिग्गजों की सलाह, संगठन, संदेश और सवाल, आखिरकार संदेश है क्या? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ऐसे करके सबसे राय मुस्कुरा लेकर के बातचीत करते हुए थोपने का काम मत करना। तो जनता आगे बढ़ रही है, पीछे हो गए भैया।